हर कुछ साल बाद कोई ना कोई एग्जैक्ट डेट दे देता है दुनिया के खत्म होने की। क्या दुनिया सचमुच किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या आने वाले एक साल में तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है? 2026 मानव इतिहास के सबसे डरावने सालों में से एक हो सकता है। इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क होगा। कहा जाता है कि नवंबर 2026 तक एक विशाल रहस्यमयी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है। 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं। ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। – 2012, फिर 2018, फिर 2020 और अब 2026 और इसके आगे भी कई डेट्स प्रेडिक्ट किया गया है। लेकिन रिसर्च करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ कोई इंटरनेट का ट्रेंड नहीं है। ये डर हज़ारों साल पुराना है, पर दुनिया इन हज़ारों सालों में कभी ख़त्म नहीं हुई। बस डेट्स बदलती गई और कई नए डेट्स भी इसमें ऐड हो गए। शायद ये इसलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली हो तब हमारे खुद की प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती है, और जब लोग डर जाते हैं तब वो ऑलमोस्ट किसी की भी बात मान लेते हैं, क्योंकि फियर हमेशा से ह्यूमैनिटी का सबसे प्रॉफिटेबल इमोशन रहा है। और मैंने भी 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर आज 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कलयुग ख़त्म होना ब्रह्मांड का अंत नहीं है। जितने भी युग ख़त्म होते हैं वो बस एक सिविलाइजेशनल रिसेट है, जहाँ अधर्म ख़त्म होता है और फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन कुछ सनातन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आखिर 311 ट्रिलियन साल बाद जब एक महाकल्प ख़त्म होती है उसके बाद क्या होता है, कि कैसे 311 ट्रिलियन साल बाद ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है और तब पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाती है और हम सारे जीव एक मैनिफेस्टेड स्टेट से अनमैनिफेस्टेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां ना टाइम होगा, ना लाइट, ना थॉट्स, ना कोई इमोशंस। आपको ये तक फील नहीं होगा कि आप एग्जिस्ट करते हो, जिसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं। मतलब हम एनर्जी के फॉर्म में भी नहीं रहते, क्योंकि एनर्जी भी एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है। अव्यक्त मतलब वो पोटेंशियल जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो बाद में जाकर फॉर्म होगा किसी इमेजिनेबल चीज़ में, और उस वक्त आप कुछ फील भी नहीं कर पाओगे और आप करोड़ों अरबों साल ऐसे ही बिताने वाले हैं। और इस वक्त आपको ये भी पता नहीं होगा कि आप कब वापस एक जीवित प्राणी बनकर एग्जिस्टेंस में आओगे। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुआ है एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के रिवर्स ऑर्डर में डिसॉल्व भी होता है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर स्पेस आया, फिर वायु, फिर अग्नि और फाइनली फिजिकल रियलिटी। और जब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है तो ये सब उल्टा होने लगता है। धरती जल में बदल जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और फिर एग्जिस्टेंस और भी सटल फॉर्म्स में टूटने लगती है। लेकिन यहाँ ऑब्वियस क्वेश्चन है कि धरती पानी में कैसे बदल सकती है और पानी आग में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। इसको समझने के लिए ह्यूमन लेवल थिंकिंग काफ़ी नहीं है, आपको रियलिटी को कॉस्मिक स्केल पर इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ धरती का मतलब लिटरली अर्थ नहीं है और जल का मतलब सिर्फ पानी भी नहीं है। ये एक्चुअली उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है जिनसे ये एलिमेंट्स बनी हुई है। जैसे धरती रिप्रेजेंट करती है जो स्टेबल हो, सॉलिड हो और जिसका कोई वजन हो और एक फिक्स स्ट्रक्चर हो। जैसे धरती में आप बह नहीं जाते पानी की तरह, हर चीज़ का एक वेट है और वो एक फिक्स प्लेस में ही रहता है। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हटा दे तो वो नेचुरली जल के प्रॉपर्टीज़ में बदल जाएगी, फिर वो भी ब्रेक होती है और फिर उससे भी ज़्यादा सटल लेयर्स में बदल जाती है। सब कुछ धीरे धीरे लेस फिजिकल, लेस स्टेबल और लेस विजिबल होता चला जाता है। और इसके भी बाद ईगो और इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, मतलब आपका कॉन्शियसनेस उस समय भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये सब देखने के लिए आप किसी जीवित फॉर्म में नहीं रहोगे, क्योंकि कोई भी जीव को एग्जिस्ट करने के लिए जो एनवायरनमेंट ज़रूरत होती है वो ये सब शुरू होने से कई हज़ारों लाखों साल पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ध्यान दो तो एक पैटर्न कॉन्स्टेंटली रिपीट होता दिखेगा कि कैसे हर चीज़ ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है एंट्रोपी का। ये कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं हो रहा, ये हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है।
सनातन धर्म में जब एग्जिस्टेंस अपने सोर्स में वापस मर्ज होने लगती है उसे प्रलय कहा गया है। प्रलय का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता बल्कि अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटना है। और ग्रंथों के अकॉर्डिंग प्रलय सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, ये मल्टीपल लेवल्स पर कॉन्स्टेंटली चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में भी और आपके अंदर भी। नित्य प्रलय सबसे सटल और अननोटिस्ड फॉर्म है प्रलय का। हर सेकेंड आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल मर रहे होते हैं। आपका पुराना बॉडी लिटरली हर मोमेंट डिसॉल्व हो रहा है और एक नया वर्जन कॉन्टिन्यूसली क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें ये फील ही नहीं होता क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन बहुत ग्रेजुअल है। ग्रंथों के अकॉर्डिंग ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4.32 बिलियन साल का होता है और जब उनका दिन ख़त्म होता है तब वो कॉस्मिक स्लीप में चले जाते हैं और तब 14 लोक या फिर प्लैनेट्स में से 10 लोक ख़त्म हो जाता है, जिसमें स्वर्ग, धरती और सारे पाताल लोक भी हैं। लेकिन ऊपर के 4 लोक जहाँ देवी देवताएं और सप्त ऋषि रहते हैं वो सब लोक इसके बाद भी एग्जिस्ट करता है। 14 लोक और ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना था वो समझने के लिए आप इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को जाकर देख सकते हैं। जब ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्ष कंप्लीट होता है तब इंसानों का अप्रॉक्स 311 ट्रिलियन साल बीत चुका होता है और ये वही मोमेंट है जब सिर्फ प्लैनेट्स या फिर सिविलाइजेशन नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड डिसॉल्व होने लगता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आज से लगभग 5 बिलियन साल के अंदर सन के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म होने लगेगा और तब सूरज बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करेगा और लगभग अपने करंट साइज से 250 गुना बड़ा बन जाएगा। सूरज एक बड़ा सा रेड जाइंट में बदल जाएगा। और विष्णु पुराण में भी एक ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट बताई गई है कि प्राकृतिक प्रलय के सबसे पहले सूरज में विष्णु खुद को मैनिफेस्ट करेंगे, जिस वजह से सूरज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर धरती के अंदर से अनंत शेष अपने विष निकालने लगेगा जो धरती को अंदर से भी सुखा देगा। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक धरती और स्पेस में कोई फर्क ना रह जाए। और ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सिमिलर है फॉल्स वैक्यूम डीके से कि एक्सट्रीम कॉस्मिक हीट पे मैटर भी अपना स्टेबल फॉर्म लूज कर सकता है और वो सारा मैटर स्पेस में बदल जाती है। लेकिन सनातन धर्म में प्रलय को कभी भी फाइनल अंत नहीं बताया गया है। हर डिसोल्यूशन के बाद क्रिएशन दोबारा शुरू होती है, एक नया यूनिवर्स फिर से जन्म लेता है। और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में हमें एक ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, बिग बैंग नहीं बल्कि बिग बाउंस थ्योरी, एक आइडिया जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स सिर्फ एंडलेसली एक्सपेंड नहीं कर रहा बल्कि एक कॉस्मिक साइकिल में चल रहा है। पहले एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिबर्थ। जैसे कि ब्रह्मांड खुद सांसें ले रही हो, यूनिवर्स फैलती है, सिमटती है और फिर अनइमेजिनेबल एनर्जी के साथ दोबारा एक्सप्लोड करती है। मतलब शायद क्रिएशन एक वन टाइम इवेंट नहीं है, शायद एग्जिस्टेंस एक इटर्नल ब्रीदिंग प्रोसेस है। एंडलेस क्रिएशन, एंडलेस डिस्ट्रक्शन और एंडलेस रिबर्थ। और इसी के साथ द ग्लिच आर्काइव सीरीज़ ख़त्म होती है। सृष्टि की शुरुआत से लेकर प्रलय तक अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो इस चैनल पर आप हर एपिसोड को सीक्वेंस में देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया है उतना ही रियलाइज़ हुआ कि सनातन कॉस्मोलॉजी कोई माइथोलॉजी नहीं है। शायद ये एग्जिस्टेंस को समझने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।